हेलो स्टूडेंट, हम लोग एक नया लेसन प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि हमने कहा था कि इतिहास के अंतर्गत यानी कि पहला ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग संसाधन व विकास पढ़ेंगे। और इतिहास के अंतर्गत हम लोग पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। यानी कि अध्याय इतिहास के अंतर्गत अध्याय एक यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद जब ये हम लेसन को पूर्ण रूप से समझ लेंगे कि राष्ट्रवाद कहाँ से आ रहा है, क्या राष्ट्रवाद तत्कालीन घटना का परिणाम है या यूरोप में हो रहे विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का परिणाम है, तभी इसको हम बेहतर तरीके से जब समझेंगे तभी हम लोगों का एक दूसरा लेसन समझ में आएगा, जिसे हम लोग को देखना है भारत में राष्ट्रवाद। जब तक से इसको हम लोग नहीं समझेंगे तब तक से ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें यह जानना है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। हमें जानना है कि राष्ट्रवाद की विचारधारा यूरोप में कैसे आगे फैलती है और कैसे इसके आधार पर यूरोप में राष्ट्र राज्यों का निर्माण होता है। अगर इसकी पृष्ठभूमि में झांकें, यानी कि अगर हम यूरोप के इतिहास के पृष्ठभूमि में झांकें तो कई प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जैसे अगर हम कहें कि पुनर्जागरण, नंबर 1 पुनर्जागरण जो हुआ था वह 15वीं सदी में हुआ था। 15वीं सदी इटली में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से अगर दूसरी घटना की बात करें तो दूसरी घटना धर्म सुधार आंदोलन जो 16वीं सदी इंग्लैंड में हुआ था। जो 16वीं सदी में इंग्लैंड में हुआ था। अगर कहें तो मार्टिन लूथर के द्वारा यह धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था। हालांकि हम पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे भी बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पुनर्जागरण की बात करें तो पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इटली में। और इससे अगर क्वेश्चन कभी कभार पूछा गया है तो धर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो मार्टिन लूथर के द्वारा। सदी नहीं पूछता है, लेकिन यही पूछता है कि पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इटली में। और धर्म सुधार आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो मार्टिन लूथर के। हम लोग जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत यह आएगा और वहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, ये दोनों घटनाओं ने यूरोप में एक नए प्रकार की राजनीतिक चेतना जागृत किया। यह राजनीतिक चेतना किस रूप में था, तो राजनीतिक चेतना स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य के रूप में था। यानी इन दोनों घटनाओं के परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों के मन में एक नई राजनीतिक चेतना जागृत हुई। और उस राजनीतिक चेतना क्या थी, तो स्वतंत्रता की थी और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य के निर्माण की थी। यह पहली घटना। यानी एक देखिए, एक चीज़ आ गया। दूसरी चीज़ की बात करें तो भौगोलिक खोजों के द्वारा, भौगोलिक खोज जो 14वीं व 15वीं सदी के मध्य हुआ।
14वीं और 15वीं सदी के मध्य हुआ। उदाहरण के रूप में उठाते हैं, हम लोगों को ये जानना नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक तो उदाहरण के रूप में उठाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 13वीं सदी, अगर हम कहें 13वीं सदी, 13वीं सदी मार्को पोलो, यह मार्को पोलो यह इटली के शासक के संरक्षण में खोज किया था। संरक्षण में किसका खोज किया था? तो यह यूरोप से चीन व जापान का मार्ग की खोज किया था। जापान के मार्ग की खोज किया था मार्को पोलो। यदि हम कहें तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज किया था? तो अमेरिका की खोज किया था। और यह क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज किया था और यह स्पेन के शासक के संरक्षण में खोज किया था। ठीक उसी प्रकार से अगर कहें 1498 वास्को डिगामा जो पुर्तगाल के शासक के संरक्षण में किया था। किसका खोज किया था? भारत की खोज किया था। मेरा यहाँ इन भौगोलिक खोजों से विशेष मतलब नहीं है, लेकिन देखिए इन मार्गों के 13वीं सदी में मार्को पोलो जो इटली के शासक के संरक्षण में वह खोज कर रहा था, यूरोप से चीन व जापान का मार्ग की खोज किया। दूसरा नंबर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें जो अमेरिका की खोज किया। तीसरा नंबर 1498 की बात करें, वास्को डा गामा की बात करें जो पुर्तगाल के शासक के संरक्षण में आया था, वह उसने भारत की खोज किया। लेकिन हमें खोज से विशेष मतलब नहीं है। इस खोज के माध्यम से विभिन्न देशों और महाद्वीपों के बीच में व्यापार होना प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? व्यापार होना प्रारंभ हो गया। तो इन खोजों के माध्यम से, यानी इन भौगोलिक खोजों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि हुआ। जब व्यापार में वृद्धि हुआ तो एक वर्ग पैदा होगा जो संपदा संपन्न था। इस व्यापार में वृद्धि होने के कारण जब व्यापार में वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा वर्ग आया जो संपदा संपन्न था। अब देखिए, एक राजनीतिक चेतना जो स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य के रूप में आ रही है, और दूसरा चीज कि उसी समय यानी कि लगभग जो भौगोलिक खोजें होते हैं, भौगोलिक खोज के कारण अब व्यापार करना आसान हो जाता है, और व्यापार करना जब आसान हो जाता है तो उसके कारण व्यापार में वृद्धि होती है, और वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक वर्ग ऐसा भी आता है जो कि संपदा संपन्न है, यानी कि समृद्ध है। और दूसरी चीज़ होती है कि जब यह व्यापार में वृद्धि होता है तो व्यापार में वृद्धि के कारण एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप तथा एक देश से दूसरे देश से व्यापार प्रारंभ हो जाता है। तो जब व्यापार प्रारंभ होगा तो ऐसे हालात में देखा गया कि एक महाद्वीप के व्यापारी
दूसरे महाद्वीप, यानी एक महाद्वीप के व्यापारी दूसरे महाद्वीप में व्यापार करने जाते हैं। एक देश का व्यापारी दूसरे देश में जाकर के व्यापार करता है। तो व्यापार तो एक प्रक्रिया हो गया कि हम ले जा रहे हैं भाई, अपना सामान बेच रहे हैं, वहाँ से जो भी हमको लाभ मिलता है उसी लाभ से हम वहाँ से स्थानीय बाज़ार से सामान खरीदते हैं और उसे ला करके अपने बाज़ार में बेच देते हैं। उससे जो लाभ होता है उससे वह वर्ग क्या हो रहा है, संपदा संपन्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होगा, हम लोग इसको देखेंगे भूमंडलीकरण के अंतर्गत देखेंगे। इसीलिए हमने इसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इन चीज़ों को उठा लिया कि हमारा यहाँ पर मतलब यह हो जाए कि राष्ट्रवाद की विचारधारा कहाँ से रहा है। और इसके साथ में यह भी हमको समझ में आ जाएगा कि जब व्यापार और में वृद्धि होता है तो व्यापार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अन्य कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप में जाकर के व्यापार करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर के व्यापार करते हैं। तो व्यापार तो एक साधारण काम हो गया, लेकिन इसके माध्यम से होता क्या है कि एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप की संस्कृति संस्कृत और सभ्यता से क्या होते हैं, परिचित होते हैं, नंबर 1। दूसरा होता है कि आध्यात्मिक मूल्य व मान्यताओं के संपर्क में आते हैं। और तीसरी चीज होता है कि वहाँ यानी कि साहित्य के संपर्क में आते हैं, उस देश के या उस महाद्वीप के साहित्य के संपर्क में आते हैं। यानी यहाँ पर देख रहे हैं एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से संगम हो रहा है, एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता का संगम हो रहा है, एक आध्यात्मिक मूल्य मान्यताओं का संगम एक दूसरे प्रकार की आध्यात्मिक मान्यताओं और मूल्यों के साथ हो रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, साहित्य का भी संगम हो रहा है। इस तरह से क्या किसमें वृद्धि होता है, ज्ञान में वृद्धि होता है। अब हम देखते हैं कि 3 चीजें आ गया, यानी कि स्वतंत्र एक नई राजनीतिक चेतना किस रूप में, स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य के रूप में आ गया। एक ऐसा भौगोलिक खोजों के कारण एक ऐसा वर्ग आता है जो संपदा संपन्न है और उसके पास न केवल संपदा है बल्कि ज्ञान भी है। इसीलिए इस प्रकार के जो लोग थे, यानी कि जो यूरोप में तत्कालीन यूरोप की बात करें तो तत्कालीन यूरोप में इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप एक नई राजनीतिक चेतना, एक नई राजनीतिक चेतना किस में परिणत होती है, तो स्वतंत्रता व प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य में ये चीज आ गया। और दूसरी चीज क्या आ गया, दूसरी चीज आ गया कि संपदा संपन्न। और यह जो संपदा संपन्न वर्ग है वह क्या है, बुद्धिजीवी है। और इसी जिनके पास ये तीनों चीजें थी, यानी एक नई राजनीतिक चेतना किस रूप में, स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य, उनके पास संपदा भी है और बुद्धिजीवी भी हैं, यानी वह उनके पास ज्ञान भी है। और इसी जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे हैं, उन्हीं को हम लोग मध्य वर्ग कहते हैं, उन्हीं को हम लोग मध्य वर्ग कहना प्रारंभ किए। और यह मध्य वर्ग को इसीलिए क्या कहते हैं कि मध्य वर्ग जो होता है वह साधन संपन्न है, यानी संपदा
या कह सकते हैं कि समृद्ध है, समृद्ध है। यह समृद्ध होने के बाद यानी कि इनके पास साधन संपदा संपन्न है, ज्ञान भी है और इनके पास एक राजनीतिक विचारधारा भी है। इस विचारधारा के अनुसार वह तत्कालीन यूरोप में जो निरंकुश राजतंत्र था उसको परिवर्तित करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? परिवर्तित करना चाहते थे। क्यों परिवर्तित करना चाहते थे? क्योंकि देखिए, जिसके पास संपदा हो, जो ज्ञानी हो, वह शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहता है, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ज्ञानी होते हैं, जिनके पास संपदा होती है, वह शक्ति भी चाहते हैं। लेकिन तत्कालीन यूरोप की अगर परिस्थितियों की बात करें तो वहाँ तत्कालीन यूरोप में केवल और केवल निरंकुश राजतंत्र था, जिसके अंतर्गत अगर किसी वर्ग को शक्ति प्राप्त थी तो वह कौन सा वर्ग था? तो पादरी वर्ग था, कुलीन वर्ग था। तो या फिर कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग के अंतर्गत ही सामंत भी आता था और इन्हीं के पास विशेष प्रकार के अधिकार होते थे, विशेष प्रकार की शक्तियां होती थी। उसके अतिरिक्त जितने भी लोग थे उनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में फ्रांसीसी क्रांति को देख रहे थे, तो फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि तत्कालीन फ्रांस में जो सामाजिक संरचना है, वह सामाजिक संरचना किस रूप में है? तो सामाजिक संरचना को देख रहे थे तो हम लोग प्रथम स्टेट को देखे, द्वितीय स्टेट को देखे, तृतीय स्टेट को देखे। प्रथम स्टेट के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि प्रथम स्टेट के अंतर्गत पादरी आता है, द्वितीय स्टेट के अंतर्गत कुलीन आते हैं और तृतीय स्टेट के अंतर्गत व्यापारी, बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी या सैनिक जो भी हो वो आते हैं। तथा उसी वर्ग के अंतर्गत जो किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, मजदूर हैं, दस्तकार हैं, यानी सभी लोग उसी यानी तीसरे स्टेट के अंतर्गत आते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में यह भी देखा था कि जो दो स्टेट हैं यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, उनके पास विशेष अधिकार और शक्तियां तो थी, लेकिन तीसरे स्टेट के पास किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था और विशेषाधिकार भी नहीं था। तो ऐसे हालात में जो यह मध्य वर्ग उत्पन्न होता है वह मध्य वर्ग तृतीय स्टेट से ही उत्पन्न होता है। यह मध्य वर्ग तृतीय स्टेट से ही उत्पन्न होता है, तृतीय स्टेट से ही उत्पन्न होता है और तृतीय स्टेट से उत्पन्न होता है। और वह क्या चाहता है? वह शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहता है और उसके लिए वह क्या करना चाहता है? वह निरंकुश राजतंत्र को परिवर्तित करना चाहता है। तो ये जो मध्य वर्ग हैं और इस प्रकार की जो सोच रख रहा है, इसी मध्य वर्ग को हम लोग उदारवादी कहते हैं। हम लोग इसी मध्यवर्गी को उदारवादी कहते हैं और इनकी उन्नत विचारधारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? उदारवाद कहते हैं। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि उदारवादी किस प्रकार की सोच रखते हैं, तो परिवर्तन की सोच रखते हैं। तो ये यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जो मध्य वर्ग है, जो तृतीय स्टेट से आ रहे हैं, या उनके पास क्या है? एक नई राजनीतिक चेतना है। किस रूप में है? स्वतंत्रता और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य बनाने के रूप में है। तथा एक दूसरी चीज़ है कि संपदा संपन्न है, यानी कि वह समृद्ध हैं, वह अमीर हैं। और अगर तीसरी चीज़ की बात करें कि वो बुद्धिजीवी हैं, यानी कि उनके पास ज्ञान है और पूरे यूरोप में उसी के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार वह परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या परिवर्तन करना चाहते हैं? तो निरंकुश राजतंत्र को परिवर्तित करना चाहते हैं। किस रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं अभी हम लोग बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जान लें कि वह निरंकुश राजतंत्र को परिवर्तित करना चाहते हैं। और वह परिवर्तित ही क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वह शासन व्यवस्था में, तत्कालीन जो यूरोप की शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। और इन्हीं मध्यवर्गीयों को हम लोग उदारवादी कहते हैं और इन्हीं मध्यवर्गीयों की इस प्रकार की विचारधारा को हम लोग उदारवाद कहते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आ गया, उदारवाद। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर उदारवाद क्या है। एक शब्द आया, हम लोगों ने इसको पृष्ठभूमि से निकाला कि यह उदारवाद क्या है। उदारवाद
उदारवाद, उदारवाद क्या है? तो हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि उदारवादी जो क्या होते हैं, परिवर्तन के समर्थक होते हैं। वह विशेष प्रकार की राजनीतिक चेतना जो रखते हैं, उसी के अनुसार वह परिवर्तन करना चाहते हैं। तो शब्द उदारवाद लिबरलिज्म का हिंदी पर्याय है। जो यह शब्द यानी कि लिबरलिज्म किससे लिया गया है? तो शब्द लिबरलिज्म लीबर से लिया गया है और इसका अर्थ होता है आज़ाद। आज़ाद यानी उदारवाद का यदि अर्थ की बात करें, उदारवाद की अर्थ की बात करें, तो ऐसे लोग जो आज़ाद ख्यालों का होते हैं उसे हम लोग उदारवादी कहते हैं। या हम यूरोप के संबंध में कह लें तो जो लोग निरंकुश राजतंत्र से आज़ाद होना चाहते हैं उन्हें ही हम लोग उदारवादी के नाम से जानते हैं। उदारवादी के नाम से जानते हैं। ये उदारवादी पूरे यूरोप में किस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं? तो देखिए, यह उदारवादी जो नई राजनीतिक चेतना है और जो उनकी मंशा है, निरंकुश राजतंत्र को हटाना यानी परिवर्तन करना और शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करना। हालांकि इनको आर्थिक नीतियों का पोषक भी कहा जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले उदारवाद को समझते हैं। यानी कि शब्द उदारवाद की बात करें तो लिबरलिज्म से निकला है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द लीबर से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है आज़ाद। अभी हमने बताया कि ये लोग जो भी आज़ाद ख्यालों के लोग होते हैं उन्हें हम लोग उदारवादी के नाम से जानते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं कि जो निरंकुश राजतंत्र से आज़ाद होना चाहता है उसे हम लोग उदारवादी के नाम से जानते हैं। इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, यानी कि उदारवादियों की सोच और विचारधारा क्या है, उदारवादी किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं, पूरे यूरोप में उदारवादी किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं। तो नंबर 1 चाहते हैं संसदीय शासन प्रणाली चाहते हैं। वह चाहते हैं शासन व्यवस्था, यानी उदारवादी क्या चाहते हैं? नंबर 1 यह चाहते हैं कि पूरे यूरोप में इस प्रकार की शासन व्यवस्था का हो, संसदीय शासन व्यवस्था हो, निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना किया जाए। यह संसदीय शासन व्यवस्था किस चीज पर आधारित हो? तो प्रतिनिधित्व पर आधारित होनी चाहिए। जनता के मत पर आधारित होना चाहिए। मत पर आधारित होना चाहिए। दूसरी सोच क्या रखते हैं कि संविधानवाद, ये संविधान की मांग करते हैं, इसे ही हम लोग संविधानवाद कहते हैं। संविधान यानी एक समान कानून की मांग करते हैं कि पूरे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया जाए और उसमें सभी लोगों के लिए एक समान विधान का निर्माण किया जाए। तीसरी क्या रखते हैं? समानता का अधिकार चाहते हैं। समानता का अधिकार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जो नई प्रकार की प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्यों का निर्माण हो, उसमें जो सभी लोग हैं उनका एक समान अधिकार भी हो। चौथी चीज क्या चाहते हैं कि वे विशेषाधिकार को अंत चाहते हैं। विशेषाधिकार जो हम लोगों ने फ्रांस में पढ़ा था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान पढ़ा था, जन्मतः प्राप्त जन्मतः प्राप्त विशेषाधिकार को यह समाप्त करना चाहते हैं। तो ये देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था चाहते हैं। एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते हैं जिसमें जनता के मत पर आधारित हो, यानी ऐसी शासन व्यवस्था जो जनता के मत पर बने, उसका निर्माण हो। दूसरा नंबर संविधानवाद की मांग करते हैं, यानी संविधान यानी बराबर, यानी ऐसा कानून जो सभी पर एक समान रूप से लागू हो। तीसरा चीज चाहते हैं कि समता का अधिकार चाहते हैं, यानी सभी लोग एक समान हो। और विशेषाधिकार को अंत चाहते हैं, विशेषाधिकार का
अंत चाहते हैं। और तत्कालीन यूरोप में जो शक्तिशाली ग्रुप था, शक्तिशाली वर्ग था, यानी सामंती व्यवस्था का अंत चाहते हैं। ये होगा आपका पांचवा, यानी कि सामंती व्यवस्था का अंत चाहते हैं, सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन ये अपनी आर्थिक नीतियों को बड़ा पोषक है। क्यों पोषक है? क्योंकि यह निजी संपदा, छठवां है, निजी संपदा के समर्थक हैं। निजी संपदा के समर्थक हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो उदारवादी हैं और जो निजी संपदा के समर्थक बनते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चलकर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, यानी कि कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, कुछ देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो निजी संपदा के समर्थक थे और इससे एक नई राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें संपदा का अधिकार निजी होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है। वैसी व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम साधारण रूपों में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो उदारवादी थे, जो उदारवाद की विचारधारा थी, उस उदारवाद की विचारधारा के अंतर्गत जो निजी संपदा के समर्थक जो थे, उससे क्या उत्पन्न होता है? तो उससे एक प्रकार की आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग बाद में या वर्तमान समय में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये अन्य क्या चीज़ें परिवर्तित करना चाहते हैं? ये पूरे यूरोप में अन्य क्या चीज़ें परिवर्तित करना चाहते हैं? तो देखिए, सातवां अगर कहें तो यह माप और तौल की एकल इकाई स्थापित करना चाहते हैं। यह क्यों चाहते हैं? जैसे माप और तौल की एकल इकाई इसलिए स्थापित करना चाहते हैं कि व्यापार में सहूलियत हो। व्यापार, हम कहते हैं कि हम व्यापार करने के लिए जाते हैं, पता चलता है कि हम जहाँ से चले हैं वहाँ माप तौल की दूसरी व्यवस्था है, और जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर माप तौल की दूसरी व्यवस्था है। तो इस तरह से क्या होता है? व्यापार में विलंब होता है, और जब विलंब होगा तो क्या होगा? व्यापार में विलंब होने के कारण लाभ कम हो जाएंगे, समय से हम उस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाएंगे जिन क्षेत्रों के बाजार में हमें पहुंचना है, जिससे हमारा लाभांश कम हो सकता है। और यही कारण है कि वे चाहते हैं कि राष्ट्र राज्यों का, यानी प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र राज्य का निर्माण हो, और उसमें इस प्रकार की व्यवस्था हो कि माप तौल की एकल इकाई स्थापित की जाए। उसके बाद ये लोग क्या चाहते हैं? अगर आठवां की बात करें तो ये मुक्त बाजार के समर्थक हैं। मुक्त बाजार के समर्थक हैं। मुक्त बाजार का मतलब होता है कि बिना बाधा और व्यवधान के जब हम व्यापार करते हैं तो उसे, वैसे व्यवस्था को हम लोग मुक्त बाजार कहते हैं। और ये उदारवादी जो थे, यह मुक्त बाजार के समर्थक थे। नंबर 9 की यदि बात किया जाए तो यह सीमा शुल्क समाप्त करना चाहते थे। यह सीमा शुल्क समाप्त करना चाहते थे। सीमा शुल्क समाप्त करना चाहते थे। देखिए, सीमा शुल्क की वजह से इन उदारवादियों को बहुत ही परेशानी होती थी, या कहें कि मध्यवर्गीयों को परेशानी होती थी, या कहें कि यूरोप के व्यापारियों को परेशानी होती थी। क्यों? क्योंकि वह एक क्षेत्र से जब दूसरे क्षेत्र में जाते थे तो पता चलता था तो कई जगह पर उन्हें सीमा शुल्क देना पड़ता था, जिसकी वजह से होता क्या था कि जहाँ से वह सामान लेकर चले हैं, और इतना वो सीमा शुल्क दे देते थे कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती थी, क्योंकि लागत ज़्यादा हो जाता था।
और जब हम स्थानीय बाज़ार में जाएंगे, व्यापार करने के लिए हम जाएंगे, अपने सामान लेकर के जाएंगे, तो देखा जाता था कि स्थानीय बाज़ार में कभी कभी सामान कम कीमत पर उपलब्ध होती थी और इनका जो सामान था, हम भाई सामान तो सभी लोग प्रोडक्ट करते नहीं हैं, वो भी स्थानीय बाज़ार से खरीदते होंगे, किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे क्षेत्र में ले जाते होंगे बेचने के लिए। पता चल रहा है कि हम एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, एक उदाहरण आएगा, हम आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर उदारवाद की समझा रहे हैं कि कई जगहों पर यदि हम सीमा शुल्क देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, उस वस्तु की लागत बढ़ जाएगी, और उस वस्तु की जब लागत बढ़ेगी तो हमें लाभांश प्राप्त करना है, हमें तो फ्री में माल देना नहीं है, हमें लाभांश प्राप्त करना है। हम स्थानीय बाज़ार में जाएंगे तो पता चलता है कि स्थानीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर स्थानीय व्यापारी अगर उसी प्रकार की माल रखा है तो हो सकता है कि उसका माल सस्ता हो तो मेरा माल कोई नहीं पूछेगा। ऐसे हालात में यह उदारवादी चाहते थे कि सीमा शुल्क समाप्त किया जाए, लेकिन संपूर्ण रूप से, लेकिन अगर इसी व्यवस्था को आज आधुनिक समय में कहा जाए, आज आधुनिक समय में इस व्यवस्था के नाम दिया जाए, तो इसी व्यवस्था को हम लोग जनतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जनतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से एक चीज़ है ना कि उदारवाद की विचारधारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनतांत्रिक विचारधारा कहते हैं या जनतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं या लोकतंत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से उदारवादी इस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आ जाता है कि यह उदारवादी थे, संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि यह महिला मताधिकार के विरोधी थे। ध्यान रखिएगा, ये 10वां चीज़ है कि उदारवादी महिला मताधिकार के विरोधी थे, महिला मताधिकार के विरोधी थे। तो इस प्रकार से इन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि जो उदारवादी थे वह संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थे, क्योंकि वह महिला मताधिकार के विरोधी थे। और इसी विचारधारा को, इसी प्रकार के परिवर्तन, जिस प्रकार के उदारवादियों की सोच है, यानी संसदीय शासन व्यवस्था चाहते थे, यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे जो जनता के मत पर आधारित हो। दूसरा नंबर चाहते थे संविधानवाद की मांग कर रहे थे, यानी कि संविधान की मांग कर रहे थे। समता का अधिकार स्थापित करना चाहते थे। विशेषाधिकार यानी कि जन्मतः प्राप्त विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। सामंती व्यवस्था को समाप्त करना चाहते थे। निजी संपदा के समर्थक थे। माप व तौल की एक इकाई स्थापित करना चाहते थे। मुक्त बाजार के समर्थक थे तथा सीमा शुल्क समाप्त करना चाहते थे। लेकिन यह इन पर आरोप है कि यह संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह महिला मताधिकार के विरोधी हैं। लेकिन यह देखा जा रहा है कि इस प्रकार की विचारधारा तो आ रही है, लेकिन पूरे यूरोप में इस विचारधारा के अनुसार कोई परिवर्तन अभी तक नहीं हो रहा है। यानी कि अगर 16वीं सदी की बात करें, 17वीं सदी की बात करें, तो किसी भी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा। अगर 18वीं सदी के अंत में जाते हैं, यानी कि अगर हम संपूर्ण रूप से हम अगर बात करें कि उदारवाद की भावना का या उदारवाद की विचारधारा के आधार पर प्रथम क्रांति कौन होती है, तो प्रथम क्रांति फ्रांसीसी क्रांति होती है। यानी उदारवादी ये इस प्रकार की सोच तो रखते हैं, लेकिन इस प्रकार की सोच के अनुसार कोई यूरोप में कोई बड़ा बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब फ्रांस में 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति होती है, और इस क्रांति के पीछे अगर बात किया जाए तो उदारवाद की विचारधारा ही था। और क्रांति के पश्चात जो फ्रांस में जिस प्रकार के परिवर्तन होते हैं वह उदारवाद की विचारधारा के अनुसार ही होता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि उदारवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है, तो उदारवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस
वीडियो के अंतर्गत इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है। अगले हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 1789 में जो फ्रांस में क्रांति होता है, किसकी अभिव्यक्ति के कारण? उदारवाद की विचारधारा की अभिव्यक्ति के आधार पर। तो फ्रांस में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी कि फ्रांस में यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। उदारवाद तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि उदारवाद के विषय में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उस बहुविकल्पी के भी प्रश्न इसके बीच से कभी कभी आ जाता है, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्र की भावना को विकसित करने के लिए क्या परिवर्तन किया। तो हम लोग यहाँ पर क्रांति हो गई है, हम लोग को फ्रांसीसी क्रांति के कारण के विषय में नहीं जानना है, फ्रांसीसी क्रांति का क्या रिजल्ट हुआ उसके विषय में नहीं जानना है, बल्कि हम लोग राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ रहे हैं कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति के बाद, यानी उदारवादी जिस प्रकार की विचारधारा रखते थे उस विचारधारा के अनुसार एक क्रांति होती है जिसको 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। और इस फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के अनुसार पूरे यूरोप में किस प्रकार की परिवर्तन की मांग होती है, उसी मांग को हम लोग राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो अगले हम लोग लेसन में पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा फ्रांस में राष्ट्रवादी भावना को विकसित करने के लिए किस प्रकार के परिवर्तन करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इसको समझना आवश्यक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस लेसन के इस भाग के अंतर्गत इतना ही, क्योंकि अगर इसको पढ़ाना चालू करेंगे तो यह भाग बहुत बड़ा हो जाएगा जिससे बहुत ट्रबल क्रिएट हो रहा है। तो इस भाग के अंतर्गत इतना ही। दूसरे भाग में, यानी कि पहला भाग है ये, भाग 1 है, दूसरे भाग के अंतर्गत हम लोग उस चीज़ को देखेंगे और उसके बाद इसी तरह से हो सकता है कि यह थोड़ा सा लेसन लंबा हो, क्योंकि इसको लेसन को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस लेसन को जितना बेहतरीन तरीके से हम समझ लेते हैं उतनी ही बेहतरीन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर ये क्रम वाइज धारा वाइज यदि पढ़ेंगे तो याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 9th क्लास में भी मैंने उदारवाद को भी पढ़ाया था। 9th क्लास में आप लोग पढ़े भी होंगे, वहीं से हम पृष्ठभूमि तैयार किए और हमने कहाँ पर आ गया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति पर आ गए। तो यहाँ से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।